हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के हमारी यूट्यूब पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अगला प्रश्न पत्र हम हिंदी का लेकर के आए हैं। आपका जो सिलेबस है हिंदी का, जो जो आपके कवि दिए गए हैं, जो जो साहित्यकार दिए गए हैं, पत्र लेखन को लेकर के, शब्दों को लेकर के, व्याकरण को लेकर के, इसमें सभी तरह के क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको जरूर अच्छे लगेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले समय में। और बहुत सारी चीजें हम इसमें आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। तो इसमें आपका उत्तराखंड का जो आपके यूके SSSC और लोक सेवा आयोग प्रश्न पत्र बना रहे हैं उस पर आपका नए पैटर्न पर ये हमने बना रखा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी PDF आपको इसकी हमारे संजय देव क्लासेज जो है उससे मिल जाएगी। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो जो हमारा SS स्टडी ऐप है वहां से आप टेस्ट सीरीज 100 नंबर की खरीद सकते हैं, जो हमने तैयार की है आपके जो आगामी इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा है उसके लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपत्र नहीं हो सकता? परिपत्र, परिपत्र या गस्ती पत्र ऐसा पत्र होता है जो एक साथ कई विभागों को लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने एक पत्र लिखा, एक ही तरह की सूचना कई लोगों को देनी है तो मैं परिपत्र लिख सकता हूं। तो परिपत्र देखो, सरकारी पत्र हो सकता है, कोई भी सरकारी पत्र। मान लो आपका मुख्य सचिव ने कोई पत्र लिखा आपके राज्य के सभी DMO को, तो वो क्या बना देगा, क्या कर देगा, समस्त जिला अधिकारी लिख देगा उसमें, तो वो गस्ती पत्र हो गया या परिपत्र हो गया, तो वो लिखा जा सकता है। वैसे ही ज्ञापन भी, किसी को ज्ञापन देना है तो ज्ञापन भी विभिन्न विभागों को एक ही प्रारूप में लिखा जा सकता है, उसके लिए अलग अलग चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो भी गस्ती पत्र हो सकता है। कार्यालय आदेश भी कोई कार्यालय अपने कर्मचारियों को आपका इस रूप में लिख सकता है, गस्ती पत्र के रूप में या परिपत्र के रूप में। अर्ध सरकारी पत्र परिपत्र नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र किसी एक विभाग का अधिकारी या कर्मचारी दूसरे विभाग के कर्मचारी या अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत शैली में लिखता है। कहने का मतलब है काम ऑफिशियल है लेकिन अपने मित्रवत व्यवहार की शैली में लिखता है, तो एक से एक को ये आपका हस्तांतरित होता है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति दूसरे निश्चित व्यक्ति को देना चाहता है तो वहां परिपत्र की आवश्यकता नहीं होती। जब एक जैसा पत्र कई लोगों को देना होता है तो उसे हम गस्ती पत्र या फिर परिपत्र बोलते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र परिपत्र नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमित्रानंदन पंत की सबसे पहली रचना है। सुमित्रानंदन पंत की है सारी रचनाएं ये, जो उन्होंने आपका गिरजे का घंटा जो लिखी है वो इनकी इनमें से सबसे पहली रचना है 1916 में। उसके बाद 1920, 1927, 1928 इस क्रम में ये रचनाएं लिखी हैं। तो इसमें सही आंसर होगा गिरजे का घंटा, जो 1916 में उनके द्वारा रचित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य देवता किसकी रचना है? साहित्य देवता, निबंध है साहित्य देवता एक, और ये लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी। देखो मैं साहित्यकार वही सम्मिलित कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, आप सिलेबस देख लीजिएगा। निश्चित साहित्यकार हैं, गद्य के भी और काव्य के भी, उन्हीं को पढ़िएगा, उनके फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं में से आएगा। आप दुनिया भर के साहित्यकारों को रटने का प्रयास मत कीजिए। जो आपके सिलेबस में दिए हैं, जिस परीक्षा का आप आगामी तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को उठाइए और उन्हीं साहित्यकारों को कीजिए। देखो परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करने के साथ साथ आपका सही और सटीक रणनीति बनाना भी बहुत जरूरी होता है किसी भी परीक्षा को लेकर के। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अंधों की तरह पढ़ रहे हो तो पढ़ाई तो आपकी हो जाएगी, मेहनत भी आपकी बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन आप सही जगह पर निशाना नहीं लगा पाओगे। यहाँ पर परीक्षा, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो वहां पर आपको निशाना अर्जुन की तरह आंख में लगाना है, अन्य चीजों को भूल जाना है। उसी आपके पर्टिकुलर पार्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है, उसके सब आपके आयामों को आप कवर कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका परीक्षक है जो भी प्रश्न देगा वहां से कैसे भी घुमा करके दे, आप उसे आसानी से अटेम्प्ट भी कर लोगे और सही भी होगा वो। तो इसीलिए आप भटकने का प्रयास मत कीजिए या बहुत सारी चीजें पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। सिलेक्टिव जो आपका सिलेबस दे रखा है, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके आपका सिलेबस को आप प्रिंट आउट निकालिए, अपने पढ़ाई की टेबल पर चिपका लीजिए। कौन से आपके चैप्टर क्लियर हो रहे हैं उन पर आप टिक लगाते जाइए, ऐसे ही आपका परीक्षा पास होती है।
अगर आप बहुत सारा पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और पढ़ाई में बहुत सारा क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर आपने पढ़ा, दूसरा भी पढ़ा, तीसरा भी, 10 चैप्टर पढ़ दिए हैं और उसमें से सिलेबस में केवल 4 है, 6 आपने एक्स्ट्रा पढ़े हैं। वो एक्स्ट्रा जो 6 पढ़े हैं वो आपके आकर के 4 में भी क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसी पढ़ाई आप जो बेसिक पढ़ाई है वो आप हर समय करते रहिए। जब आप किसी पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी में आ जाते हैं तो आप सिलेबस को उठाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। समझ रहे हो? जैसे हिस्ट्री है, आपका सभी चैप्टर दे रखे तो आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी लिख दिया तो सारे चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। समझ रहे हैं? तो जैसे आपका क्या है, हिंदी है, हिंदी में आप उसने दे रखा है कि ये चैप्टर पूछेंगे। जो नहीं दे रखा है उसको मत पढ़िए, उसको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है? तो आप सिलेक्टिव आपके इनको ही पढ़िएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? उसे बहुत भारी दुख हुआ। सही होगा? ठीक है, भारी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ भी हो सकता है, लेकिन बहुत भारी दुख हुआ ये भी हो सकता है। आपकी कविता श्रेष्ठ है, ये भी सही है। शिक्षित समाज में अंधविश्वास नहीं है, ये भी सही है। सभी लोग अपना काम करें, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी लोगों के लिए कह रहा है, तो यहां पर क्या कहना चाहिए था? अपना अपना। सभी लोग अपना अपना काम करें, ये होगा इसका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में से एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उन्हें क्या कहते हैं? जैसे आपने कहा क्या, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। आपने कहा मुझे बुखार है, मुझे बुखार है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। मुझे बुखार है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब दो वाक्य हैं, दोनों प्रधान है। देखो, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं एक वाक्य, मुझे बुखार है एक वाक्य। दोनों ही क्या है? प्रधान उपवाक्य हैं, कोई किसी का क्या है, आश्रित नहीं है। और दूसरा संयोजक अवयव, मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या क्या है? इसलिए। ये क्योंकि भी हो सकता था, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे बुखार है। अगर उसे पीछे लाओगे तो क्योंकि हो जाएगा संयोजक। संयोजक मतलब जो दो उपवाक्यों को जोड़ लगाए उसे हम संयोजक बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य जो अपने आप में, जो एक से अधिक उपवाक्यों से बने हो और वो उपवाक्य अपने आप में प्रधान हो, कोई किसी पर आश्रित ना हो, तो ऐसे उपवाक्य से बने हुए वाक्य को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त। अगर ये इस पर आश्रित होता, इसके बिना ये पूरा नहीं होता, तो ये मिश्र हो जाता। ठीक है, और एक ही उपवाक्य होता, प्रधान वाक्य होता, तो वो सरल वाक्य हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किस एक शब्द का अर्थ सही नहीं है? ये कुछ आपके हमारे कुमाऊनी गढ़वाली के शब्द दिए हुए हैं, इनमें सही अर्थ फंची। फंची, फंची का मतलब गठरी। ठीक है, फंची या फंची बोलते हैं। तातो, तातो का मतलब क्या है? गर्म को क्या बोलते हैं? तातो बोलते हैं हमारे यहाँ। तींदो, तींदो का मतलब ठंडा। तींदो का मतलब ठंडा नहीं होता कुमाऊनी या गढ़वाली में, इसका मतलब होता है गीला। कोई चीज गीला है, जैसे बोलते हैं ना कमीज तींदी है, कमीज तींदी छे, मतलब इसका मतलब हो गया कि कमीज अभी सूखी नहीं है, गीली है। गीले के लिए तींदा शब्द प्रयोग किया जाता है। कुदग्याली का मतलब गुदगुदी है, ये भी सही है। तो ये सही है, ये वाला गलत है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा, क्योंकि ये तींदों का मतलब ठंडा न होने की बजाय क्या होता है? गीला होता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में दही जमाने का लकड़ी का पात्र क्या कहलाता है? दही जमाने वाला लकड़ी का पात्र। तसला, तसला लकड़ी का होता ही नहीं है, या तो स्टील का होता है, या फिर आपका जो कांसे का होता है, या फिर आपका पीतल का होता है। ठीक है, तो तसला आपका क्या है? परात को बोला जाता है पहाड़ी में। परोठो, ये परोठो लकड़ी का पात्र होता है जिसमें दही जमाने का काम किया जाता है। और ठेकी में भी दही जमाई जाती है, लेकिन ठेकी दही बिलोने के काम में लाई जाती है। ठीक है, ठेकी दही बिलोने के। और कुड़ी, कुड़ी आपका मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पहाड़ी नमक वगैरह रखने या आपके जो लंबे समय तक चीजें रखने के काम में आती हैं, जैसे भांग का नमक वगैरह, उसको रखने के काम में लाया जाता है।
और नाली ये तो पात्र है, लकड़ी का पात्र होता है जिससे आपका राशन आदि या फिर अनाज आदि मापा जाता है। तो इसमें से परोठो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अभागी कौतिक गौ कौतिकनी है, मतलब कौतिकनी है। कहने का मतलब है कि अभागा मतलब भाग्यहीन व्यक्ति कौतिक गया, यानी कि मेला देखने गया, मेला ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका अभागा व्यक्ति होता है वो कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं करता, यानी कि उसके जीवन में सुख कहीं भी नहीं है। यहां तक कि वो मेला देखने जाता है तो मेला ही नहीं होता, इसका अर्थ यह है। तो इसमें होना क्या चाहिए था, अभागा होने, किस्मत खराब होने पर कभी सुख नहीं मिलता, अभागा होने पर कभी सुख नहीं मिलता। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अति बिराव में मुस्न मरण। अति बिराव में मुस्न मरण मतलब यदि चूहा एक ही है और बिल्लियां एक से अधिक हैं तो होता क्या है कि ये मारेगा, वो मारेगा, मैं मारूंगा, कौन मारेगा निश्चित ही नहीं होता है। तो क्या होता है, चूहा मरता ही नहीं है। और जब आदमी के पास एक ही आदमी को जिम्मेदारी होती है, यानी कि एक ही बिल्ली होगी, चूहा होगा, तो उसे पता है मैंने ही मारना है, तो वो पूरा एफर्ट लगाएगी। एक से ज्यादा होंगे तो कोई भी पूरा एफर्ट नहीं डालेगा, एक दूसरे के सहारे। इसीलिए एक से अधिक लोगों में अच्छा काम नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि अधिक लोगों में काम सही से नहीं होता, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से लेता नहीं है। जबकि कम लोगों में या किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ही किसी काम को दिया जाए तो वो काम अच्छे से हो जाता है। अति विराव मतलब एक से अधिक, यानी कि आवश्यकता से अधिक। बिल्लियों में क्या होता है, चूहा, मूस का मतलब चूहा है, अति का मतलब ज्यादा से है, विराव मतलब बिल्लियों से है, मरण मतलब मार। मतलब अति विराव में मुस्न मरण का मतलब यह हुआ कि एक से अधिक बिल्लियों से फिर चूहा नहीं मरता है। तो ये कहावत जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो तो यह है, इस कहावत का अर्थ है कि अधिक लोगों से अधिक लोगों में काम सही से नहीं होता। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा, क्योंकि कहावतों के क्या होते हैं, अपने दूसरे अर्थ होते हैं। हिंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हिंदी इसमें से किससे है? हिंदी का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है हिंदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तालव्य है? तालव्य, वैसे तो तालव्य कौन से होते हैं? जो आपका चौ वर्ण है, चौ आपका कवर्ग तो आपका कंठ होता है, चवर्ग आपका तालव्य होता है, टवर्ग आपका मूर्धन्य होता है, उसके बाद तवर्ग आपका दंत्य होता है, पवर्ग आपका ओष्ठ होता है। तो इसमें तो किस में आएगा? दंत्य में आएगा। टो किस में आएगा? मूर्धन्य में आएगा। और वो किस में आएगा? वो, वैसे तो अंत्यस्थ होता है वो, लेकिन ये दंत्योष्ठ भी है, दांत और होंठ दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये दंत्योष्ठ है। तो कौन आया तालव्य में? सौ। वैसे तो ये उसमें व्यंजन होता है, परंतु इस सौ का उच्चारण करते समय जैसे हम बोलते हैं शौ, शौ, शराब, शादी, ठीक है, शौ, तो ये जो आपका शौ होता है इसमें आपका जीभ तालु के साथ थोड़ा बहुत आपका स्पर्श करती है, तो ये इसमें तालव्य होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? सृष्टा, सृष्टा ठीक है, सही है वर्तनी। विभीषिका, ये भी सही है। पीतांबर, ये गलत है, पीतांबर ऐसे होना चाहिए, पीतांबर मतलब पौ में जो ई की मात्रा है वो बड़ी ई की होनी चाहिए, ना कि छोटी। दधीची सही है, तो इसका सही आंसर पीतांबर होगा। अगला क्वेश्चन है पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पवित्र, पौधन वित्र, पोधन इत्र, पोधन इत्र सही होगा इसका, पो धन इत्र, ओ धन ई बराबर वी। क्योंकि अयादि संधि में होता क्या है, पहले शब्द का अंत यदि ए या अय में हो और उसके बाद अ आए तो ये बनता है अय या आय, और पहले का अंत अगर ओ में हो या औ में हो और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए, अ आए मान लो, तो ये बनेगा औ या आओ, ठीक है। अगर इसके ओ के साथ होगा तो औ बनेगा, औ के साथ होगा तो आओ, ए के साथ अ होगा तो अय बनेगा, अय होगा तो आय बनेगा। अब इसमें वो तो बन ही रहा है, देखो, तो ये क्या है, अंत किसमें हुआ? ओ में। यहां औ की जगह क्या आ गया? ई,
क्या आ गया? ई। तो ये औ की जगह क्या बन गया? अवी। क्या बन गया? अवी। तो हमने पौ लिया था, पौ से ये मात्रा हट गई तो हलंत लग गया। धन अ वी जो नया बना इन दोनों से मिलकर के, त्र यही हो गया। तो पौ के साथ अ ले जाते हैं तो ये हलंत हट जाएगा, वी वहीं रहेगा और ये त्र ऐसे हो जाएगा। तो ये बन जाएगा पवित्र। ये होती है अयादि संधि। पोधन इत्र बराबर पवित्र। अगला क्वेश्चन है, कोई आ गया तो क्या करोगे? वाक्य में सर्वनाम का भेद होगा। कोई, कोई, कोई आ गया मतलब राम, श्याम, सीता, समझ गया ना, गीता, कोई आ गया यानी कि संज्ञा के बदले प्रयोग। कोई यहां कौन होना चाहिए था? संज्ञा। संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया तो सर्वनाम। अब कोई निश्चितता नहीं है तो कौन होगा? अनिश्चयवाचक। कौन सा होगा? अनिश्चय। निश्चित होगा। आप कहता राम आ गया तो क्या करोगे, तो फिर तो सर्वनाम ही प्रयोग नहीं हुआ, संज्ञा ही प्रयोग हो गई। कोई कहा तो राम, सीता, मोहन, सोहन जो भी है उसका पता नहीं है, पता नहीं है तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है कह रहा है। आंतरिक। आंतरिक का मतलब आपका क्या हुआ? अंदर की। तो अंदर की जो चीज है, तो आंतरिक का मतलब एक विशेषता हो गई, सॉरी, विशेषण नहीं है कह रहा है, तो आंतरिक क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। आंतरिक, बाह्य आंतरिक किसी चीज के लिए कि ये आंतरिक वस्तु है, ये आंतरिक आपका भाव है, समझ गया ना। तो आंतरिक का मतलब विशेषण। आग्नेय का मतलब जो अग्नि से उत्पन्न है, ये भी किसी चीज की विशेषता हो सकती है, ठीक है। और अधिकारी, अधिकारी भी क्या हो सकता है? एक आपका विशेषण नहीं है। अधिकारी भी किसी की विशेषता के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अंदर, अंदर क्या होगा? एक स्थान है ये, और स्थान का नाम क्या होता है? संज्ञा। स्थान का नाम क्या होता है? संज्ञा। तो ये वाला विशेषण ना होकर के क्या है? संज्ञा शब्द है, अंदर शब्द है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय जातिवाचक है, गाय एक जाति है, जैसे मनुष्य एक जाति है, पहाड़ एक जाति है, ठीक है। क्योंकि पहाड़ आपका विभिन्न तरह के आपके पर्वतों को, जैसे अरावली है, हिमालय है, विंध्याचल है, ये इनके प्रकार हैं, ये व्यक्तिवाचक हैं। इनका क्या है? एक शब्द जो इनके लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, पहाड़ है। यमुना एक नदी का नाम है, नदी होता तो जाति होती, यमुना किसी पर्टिकुलर का नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या है? किसी एक स्थान का नाम क्या होता है? एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक है। वृक्ष क्या है? जातिवाचक। वृक्ष तो जाति है। अब आम का वृक्ष कहे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बरगद का वृक्ष कहे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है, किसी रहस्यमय विषय पर गुप्त रूप से की गई सलाह के लिए सही शब्द होगा। कोई रहस्यमय विषय जिसपे मतलब रहस्य हो और व्यक्तिगत मंत्रणा, ऐसी गुप्त मंत्रणा हो, ठीक है, मतलब जो ओपन न की गई हो, तो उसे क्या बोलेंगे? मंत्रणा। क्या बोलेंगे? मंत्रणा। किसी आपका रहस्यमय विषय पर गुप्त जो चर्चा होती है उसे मंत्रणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन, दस धन आनन। जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनता है तो वो होता है यौगिक शब्द। अगर कोई यौगिक शब्द शब्द बनते समय यौगिक हो और अर्थ में रूढ़ हो जाए, अब इसका जो अर्थ है वो क्या है? रावण है। दशानन का मतलब 10 सिर वाला नहीं बल्कि रावण है। तो अर्थ में क्या हो गया है? ये रूढ़। ऐसे शब्दों को बोलते हैं योग रूढ़। बहुब्रीहि समास शब्द अधिकतर योग रूढ़ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत का मतलब क्रिया शब्द से बना होना चाहिए। रंगीला रंग से बना है, रंग क्या है? संज्ञा। दुधारू दूध से बना है, रंग क्या होता है? आपका कोई रंग है तो रंग क्या है? एक आपका विशेषण शब्द है, रंग विशेषता बताएगा। दुधारू,
दुधारू दूध से बना है तो ये संज्ञा है। कृपा कृपा भाववाचक संज्ञा है तो भी ये संज्ञा से बना है, तो ये सब संज्ञा से बने हैं। बिकाऊ, बिक शब्द क्या है? क्रिया। बिकाऊ से आपका ये शब्द बना है तो ये कृदंत प्रत्यय होगा, यानी कि क्रिया शब्द से जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। उसके अलावा अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं तद्वित प्रत्यय। अभिज्ञ शब्द का सही विलोमार्थक होगा अभिज्ञ मतलब जिसे जानकारी है, अनभिज्ञ मतलब जिसे जानकारी नहीं है। अनभिज्ञ मतलब जिसे जानकारी नहीं है। तो ये हिंदी के आपके क्वेश्चन हैं, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ बने रहिए, हम लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा जो स्टडी मटेरियल है वो लगातार लाते रहेंगे। अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।